आस्था की बात सुनकर नौकर जल्दी से थाली लेकर गया और सफाई का सामान लेकर कमरे में आ गया। मैंशन में 24 घंटे नौकर काम करते रहते थे। रात के लिए अलग अलग नौकर थे और दिन में अलग अलग नौकर थे। कुछ देर में ही कमरे की सफाई हो गई और फिर आस्था एक तरफ बैठ गई। अरमान का गुस्सा, उसकी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वो सोचते हुए बोली, अब हम क्या करें? अब हमसे नहीं हो पाएगा। हमें नहीं लगता कि हम अरमान जी जैसे आदमी के साथ कभी भी बदलाव या सुधार ला पाएंगे। हमें दादाजी से ये बातें साफ साफ बोल देनी चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए कि उन्होंने जो उस अड़ियल बदतमीज खड़ूस पोते को सुधारने का काम हमें दिया है वो हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा और वो हमें यहाँ से जल्द विदा कर दें, क्योंकि हम अब यहाँ और नहीं रह सकते हैं। अगर हम यहाँ और रहेंगे तो बेशक किसी न किसी दिन हमारी जान चली जाएगी। आस्था यही सारी बातें सोच रही थी और उसने फैसला ले लिया था कि अगली सुबह होते ही वो दादाजी को सारी बातें साफ साफ कह देगी। अब आस्था ये सब सोचते हुए जैसे ही बेड पर सोने के लिए जाने लगी, उसके कदम रुक गए और उसने नामे सिर हिलाकर कहा, अब हम बेड पर भी नहीं सोएंगे, हम सोफे पर सो जाएंगे। उसने जैसे ही तकिया उठाया, उसका हाथ बहुत जोरों से दर्द करने लगा, क्योंकि आस्था के हाथ की नस दब गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था और इस दर्द की वजह से उससे तकिया तक नहीं उठाया जा रहा था। वो बड़बड़ाते हुए बोली, हम देखें तो सही हमारे हाथ में क्या हुआ है। आस्था को थोड़ी बहुत मेडिकल फील्ड की नॉलेज थी और इस फील्ड में उसे अपनी नॉलेज और बढ़ानी थी, लेकिन शादी होने के बाद जैसे उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। आस्था बड़बड़ाते हुए बोली, मैं अपना ये सूट उतार देती हूँ। ये अनारकली सूट फुल स्लीव्स का है, जिस वजह से मुझे दिख ही नहीं रहा है कि चोट कहाँ लगी है, लेकिन मैंने इसे उतार दिया तो फिर मैं पहनूंगी क्या? वो कुछ पहनने के लिए ढूंढने लगी और जल्दी ही उसकी नजर अरमान के एक ब्लू रंग की टी शर्ट पर गई, जो कि हाफ स्लीव की थी। आस्था ने बिना सोचे समझे उस शर्ट को उठा लिया और उसे बाथरूम में जाकर पहन लिया और शर्ट पहनने के बाद जैसे ही वो कमरे में आई, उसने अपने हाथ को देखना शुरू कर दिया। लेकिन अब आस्था की आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि आस्था के हाथ पर अरमान की उंगलियों के गहरे और एकदम लाल निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो कि आस्था का खून वहीं रुक गया हो। अब जैसे ही आस्था ने ये देखा, वो बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि उसका हाथ बड़ा ही अजीब दिख रहा था। अब मैं क्या करूं? अगर मेरा ये रुका हुआ खून नसों में नहीं दौड़ा तो मेरा हाथ खराब भी हो सकता है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, मुझे बर्फ से इसकी सिकाई करनी होगी। ये बड़बड़ाते हुए आस्था कमरे से बाहर आई और एक नौकर से बर्फ मंगवाने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखा। वो परेशान होकर बोली, क्या मैं खुद नीचे किचन में जाकर बर्फ लेकर आ जाऊं? लेकिन अगले ही पल आस्था परेशान होकर बोली, अगर अरमान जी मुझे रास्ते में मिल गए तो? ऊपर से मैंने उनकी शर्ट भी पहन रखी है। अब आस्था को समझ नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। आस्था ने सोचते हुए कहा, अब तो काफी देर हो गई है और शायद अब तक रात की ड्यूटी कर रहे सर्वेंट्स भी सो गए होंगे। आखिरकार कौन पूरी रात जाग सकता है? मैं खुद जाकर बर्फ ले आती हूँ। ये सोचते हुए आस्था ने अपने आप को एक दुपट्टे से अच्छे से कवर किया और नीचे किचन की ओर जाने लगी। आस्था की वजह से अरमान का लैपटॉप खराब हो गया था, जिस वजह से उसे देर रात देव को कॉल करना पड़ा। देव, जो अभी सो रहा था, फोन बजते ही वो इरिटेट होकर नींद में ही बड़बड़ाया, अरे इतनी रात को किसने मुझे कॉल किया है? जिसने भी किया हो उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने जल्दी से फोन उठाया, लेकिन अरमान का नंबर देखते ही उसकी आगे की बात उसके मुंह में ही रह गई। वो जल्दी से उठकर बैठ गया और फोन उठाकर बोला, जी बॉस बताइए। अरमान सीरियस लहजे में बोला, एक काम करो, जापान और स्पेन वाले क्लाइंट्स की प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स मेरी पर्सनल मेल आईडी पे भेजो। मेरा पुराना लैपटॉप डैमेज हो गया है।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।